गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन का मतलब है स्टॉपिंग ऑफ ब्लड फ्लो, कि खून का जम जाना क्या कहलाता है, कोएगुलेशन, या हम एक और टर्म यूज़ करते हैं क्लॉटिंग। कि जैसे ही मान लो आपको चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि वहाँ पर जो ब्लड पहले बाहर निकल रहा था, स्क्वीज आउट हो रहा था, वो क्या है, रुक गया है, जम गया है। तो वो जमना ही क्या कहलाता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये जो खून जमा है उसका प्रोसेस हम पढ़ते हैं कि वो बहना कैसे रुका है। जैसे ही आपको कोई फिंगर पर या कहीं पर भी चोट लगती है, इंजरी होती है, जैसे ही इंजरी हुई हमारे ब्लड सेल्स के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है कि समथिंग इज हैपेंड, कि वो जो इन्फॉर्मेशन आई है, या हम कहें कोएगुलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही कहाँ से हुआ, कि जब हमें इंजरी आई, इंजरी की वजह से हमें जो रिस्पॉन्स मिला है। देखो, ब्लड एग्जिबिट कोएगुलेशन एंड क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। कि कोएगुलेशन का प्रोसेस ही इंड्यूस कब होगा, शुरू कब होगा, जब आपको चोट या कोई मेजर इशू होगा, आप बहुत हर्ट होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रॉमा बोलेंगे। तो ये मैकेनिज्म क्यों हुआ, ताकि इंजरी के टाइम जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको हम प्रिवेंट कर सकें, उसे हम रोक सकें। ठीक है, तो कैसे हुआ, जैसे ही आपको इंजरी होती है, हमने पढ़ा था कि हमारे जो तीसरे तरीके के सेल्स थे, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें हम बोल रहे थे, वो क्या है, कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे जिनका काम क्या है, हेल्प इन द क्लॉटिंग। तो हमारे प्लेटलेट्स क्या हैं, कुछ फैक्टर्स रिलीज कर रहे हैं दैट हेल्प इन द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, उन्हें हम बोलते हैं कोएगुलेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो कौन रिलीज कर रहा है उनको, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, लेकिन कुछ हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन है, वो क्या है, वो हेल्प करती है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। तो कुछ फैक्टर्स तो हमारे ब्लड सेल्स निकाल रहे हैं, कौन, प्लेटलेट्स, और कुछ क्या कौन है, हमारे इटसेल्फ प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अप्रोक्सीमेट 13 जो फैक्टर्स हैं हेल्प करते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। एक और, ये जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है, ये देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है कैस्केड मैकेनिज्म है। कैस्केड का मतलब होता है कि एक के बाद एक शुरू होना। जैसे आप कहो कि आप स्कूल में पहले आपने फर्स्ट क्लास की, फिर सेकंड, थर्ड, ये नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास के बाद सीधा फिफ्थ में चले गए, फिफ्थ के बाद क्या है, सीधा 10th में चले गए, ऐसे नहीं हुआ। आपने हर क्लास को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया, देन यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। तो ऐसे ही यहाँ पर जो मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग का, ये जो 13 फैक्टर्स हैं, ये काम कैसे कर रहे हैं, पहले एक ने किया, फिर वो अगले की हेल्प कर रहा है करने में, फिर वो अगले की। ये नहीं है कि पहला वाला काम कर रहा है फिर चौथे वाला काम कर रहा है, नो, दे आर वर्किंग इन अ सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही काम करते हैं। तो जब कोई मैकेनिज्म एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, सीरीज में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैस्केड मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इंजरी या ट्रॉमा हुआ, वो प्लेटलेट्स को इंड्यूस कर देगा टू रिलीज सम फैक्टर्स दैट हेल्प इन द कोएगुलेशन। तो वो जो फैक्टर प्लेटलेट्स रिलीज कर रहा है उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। जैसे यहां पर लिखा होगा आपकी बुक में प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन है। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है हमारे प्लाज्मा में, और जो हमारा प्लेटलेट्स हैं एक एंजाइम रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज। वो थ्रोम्बोकाइनेज किसकी हेल्प से एक्टिव हो जाएगा, कैल्शियम आयन की हेल्प से। तो कैल्शियम आयन क्या है, एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं या जिनकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उनके में ब्लड की जमने का जो प्रोसेस है वो स्लो होता है। हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, इट टेक अबाउट 0.3
0.8 सेकेंड्स, इतना टाइम लगता है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, तो जिनको 0.3 सेकेंड और 0.8 सेकेंड में खून जमना रुक जाता है, दे आर फिट। समवट इट रीचेस टू दी 10 सेकेंड, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन द कैस्केड मैकेनिज्म, मतलब कोई ना कोई फैक्टर ठीक रूप से काम नहीं कर रहा, इसलिए टाइम गैप आ रहा है खून को जमाने में। तो कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। वो क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है उसको एक्टिव कर देता है, और ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम फिर प्रोथ्रोम्बिन, प्रो का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, जब कोई भी चीज इनएक्टिव स्टेज में होती है, जैसे हमने प्रोरेनिन किया था या प्रोपेप्सिन किया था, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। तो प्रो मींस इनएक्टिव, तो प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है जो इनएक्टिव स्टेज में है। थ्रोम्बोकाइनेज जो कहाँ से आया है, आपके प्लेटलेट से आया है और एक्टिव हो गया है, किसकी हेल्प से, कैल्शियम आयन की हेल्प से। ये प्रोथ्रोम्बिन फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। ठीक है, ये थ्रोम्बिन फिर हमारे प्लाज्मा में एक और प्रोटीन प्रेजेंट होती है, फाइब्रिनोजन। ये भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फाइब्रिन में, किसकी हेल्प से, थ्रोम्बिन की हेल्प से। तो ये देखो एक के बाद एक स्टेप होता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको कैस्केड मैकेनिज्म बोल रहे हैं। तो जैसे ही फाइब्रिन क्या होते हैं, बिल्कुल फाइन थ्रेड्स होते हैं, बिल्कुल फाइन थ्रेड्स, और जहां पर इंजरी हुई है ये थ्रेड्स क्या हैं, इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो ताकि ब्लड, मतलब एक छलनी की तरह काम करते हैं, ताकि हमारे ब्लड सेल सब बाहर ना आ सकें। लेकिन आपने देखा होगा खून जमने के बाद भी एक येलोइश लिक्विड बाहर आ रहा होता है, दैट इज ड्यू टू द डैमेज सेल्स, जो आसपास जो डैमेज सेल है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो क्लॉट है सिर्फ फाइब्रिन प्रोटीन से नहीं बना हुआ, आसपास के जो डैमेज सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उन सबको मिलाकर क्या है, एक नेटवर्क बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। डार्क रेडिश कलर का होता है ये, जिसका फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द ब्लड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। ठीक है, अब प्रोथ्रोम्बिन जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो एक्चुअल में आया कहाँ से है, फ्रॉम द लिवर, और इसकी सिंथेसिस किसकी हेल्प से हुई है, विटामिन के। तो विटामिन के हमारा एक ऐसा विटामिन है जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ये मेजर रोल कर रहा है प्रोथ्रोम्बिन बनाने में, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, लेकिन आई कहाँ से है, वो लिवर से आई है। तो विटामिन के हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा एक और प्रोसेस होता है बच्चे वहां पर, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है, वाजो कंस्ट्रक्टर है। अब वाजो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है भीड़ा कर देना। वाजो वर्ड इज यूज्ड फॉर ब्लड वेसल्स, कि वो प्रोटीन या वो सब्सटेंस जो हमारे ब्लड वेसल्स को भीड़ा कर देगा। मान लो हमारे ब्लड वेसल्स का साइज इतना है, जैसे ही इंजरी होती है तो हमारे क्या है, डब्ल्यूबीसी सेल्स। डब्ल्यूबीसी सेल्स कौन से सेल्स, जो इंजरी में रोल प्ले करते हैं, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स यहाँ पर काम करेंगे, और ये जो इतनी चौड़ी वेसल है, इसको, इसकी डायमीटर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, भीड़ी हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाजो कंस्ट्रिक्शन। तो वाजो कंस्ट्रिक्शन कराने में कौन हेल्प करता है, सेरोटोनिन, जो डब्ल्यूबीसी सेल से आ रहा है। तो ये सारे मैकेनिज्म, हमारा मेन मकसद क्या है कि ब्लड की फ्लो को किसी भी तरीके से रोकना, ताकि एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ना हो। लेकिन जब हमें बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है, जब हमें हेड इंजरीज होती हैं या सीवियर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर आपके जो
वेसल्स हैं या हम कहें इतनी डीप इंजरी हो गई है कि वहां पर ब्लड क्लॉटिंग करना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो वहां पर ब्लड के फ्लो को रोकना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या समझा कि मेजर जो रोल प्ले कर रहा है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, दैट इज ए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हैं जो एंजाइम रिलीज करते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, जो एक्टिव हो जाएगा कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, जो फिर प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। और ये प्रोथ्रोम्बिन किसकी हेल्प से बना है, विटामिन के। तो अगर विटामिन के किसी में डेफिशिएंट होगा, ठीक है, तो उनके अंदर प्रोथ्रोम्बिन ठीक रूप से नहीं बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिनोजन एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो हम क्या है कि अगर कोई भी एक स्टेप बीच में मिसिंग है तो आगे वाले स्टेप्स नहीं होंगे। मतलब बच्चा 5th से 6th में जाएगा, ये नहीं है कि बच्चा 5th से जंप कर 8th में चला जाएगा। he or she have to move in a proper sequence। तो ऐसे ही हमारा ब्लड क्लॉटिंग भी प्रॉपर सीक्वेंस में ही मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका लिम्फ, इन्हें हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। वैसे हमारा बॉडी फ्लूइड क्या है बच्चे, ब्लड है ना। तो लिम्फ एक्चुअल में क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का ही पार्ट है। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, some water along with small water soluble substance move out in the space between the cells, leaving a large protein and most formed elements in the blood vessel। ये कह रहे हैं कि लिम्फ एक्चुअल में ब्लड का ही पार्ट है, लेकिन विदाउट सेल्स, उसके अंदर सेल्स नहीं है, दूसरा बड़ी बड़ी प्रोटीन्स नहीं है, जैसे फाइब्रिनोजन नहीं है, या हम कहें आपकी ये जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं दे लैक इन द लिम्फ। ना ब्लड सेल्स भी नहीं है उसके अंदर। तो ब्लड सेल्स जो बड़े साइज के हैं, जैसे आरबीसी की बात करें हम, या थ्रोम्बोसाइट्स की, या प्लेटलेट्स की बात करें, वो बहुत बड़े होते हैं। लेकिन जो छोटे सेल्स होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी के जो छोटे सेल्स हैं, दे कैन मूव टू दी टिश्यू फ्लूइड। एक्चुअल में कैसे होता है, जैसे ही ब्लड हमारा, ये देखो ब्लड वेसल आ रही है, मान लो ये ब्लड वेसल ब्लड लेकर आ रही है, तो ब्लड लेकर आती है ब्लड वेसल, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। वैसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो ब्लड बाहर लेकर जा रही है उसे हम बोलते हैं वेन्स। तो जो ब्लड लेकर आ रही है उसमें क्या है बच्चे, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर ग्लूकोज है, या और चीजें हैं जो सेल को सरवाइव करने के लिए चाहिए। तो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम कौन है, टिश्यूज या ऑर्गन तक लेकर आने वाला ब्लड। लेकिन ब्लड क्या है, वो डायरेक्ट हमारे टिश्यूज में एंटर नहीं कर सकता। मतलब देयर इज ए बैरियर, क्योंकि ब्लड में क्या है, बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो दीज कंपोनेंट डू नॉट पास टू द टिश्यूज। तो समझो ये हमारा टिश्यू है, तो जैसे ही टिश्यूज में ये वेसल्स आ रही हैं, ये अलग अलग ब्रांचेस में टूट जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ठीक है, तो यहां पर डायमीटर क्या हो रहा है बच्चे, कम हो गया। ये देखो ये पतली पतली हो गई हैं। तो जब ये पतली पतली हो जाएंगी तो बड़े सेल्स कैन नॉट क्रॉस दीज वेसल। तो यहां से क्या होगा, इनमें से क्या है, कोई छोटी चीजें ही बाहर आ सकती हैं। वो छोटी चीजें क्या हैं, स्मॉल WBC, कुछ वाटर कंटेंट, या हम कहें कुछ आयंस, मिनरल्स या सॉल्ट्स हैं। कोई भी प्रोटीन या ब्लड सेल्स यहाँ क्रॉस नहीं कर सकता। तो अब इस टिश्यू के अराउंड यहाँ पर जो ये लिक्विड भरा हुआ होगा, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम अभी हमने क्या देखा, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू के अराउंड जो लिक्विड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो इसका काम क्या है बच्चे, जितना भी न्यूट्रिएंट आ रहा है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज को, उसको एक्सचेंज करवाना, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। क्योंकि ब्लड खुद नहीं आ रहा है इधर, वो सिर्फ क्या है, अपने
एलिमेंट्स को आगे भेज रहा है। दूसरा हमारे क्या है, ये इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, WBC प्रेजेंट्स है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टिश्यू फ्लूइड का काम क्या है, इट एक्ट एज ए मिडल मैन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। जैसे आपने कई बार नोट करा होगा कि जैसे आप बहुत देर बैठे रहते हैं तो एक ही पोजीशन में, मान लो आप चौकड़ी मारकर बैठे हो या यू आर सिटिंग ऑन योर लेग्स, तो आपकी लेग्स में क्या है, कंपन महसूस होती है। ऐसे लगता है कि हमारे देयर इज नो ब्लड फ्लो, सुन्न हो गई हैं हमारी टांगे। तो वो सुन्न हो जाने का मतलब क्या है, व्हेन यू आर फोल्डेड योर लेग्स या यू आर सिटिंग इन ए सेम पोजीशन, देन द मूवमेंट ऑफ ब्लड टुवर्ड दैट टिश्यूज क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और वहां पर जो लिम्फ है वो उसका अमाउंट क्या है, बढ़ जाए, क्योंकि वो एक जगह इकट्ठा रह रहा है, वो आगे मूव नहीं कर रहा है ना। तो उसकी वजह से हमें क्या महसूस होता है कि भाई हमारे सूजन, वो सुन्नपना आ गया है। तो सुन्नपना एक्चुअल में ड्यू टू द रीजन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ द लिम्फ अराउंड द टिश्यू, उस टिश्यू के अराउंड, जैसे हमारे लेग्स के अराउंड लिम्फ का कंटेंट जब बढ़ जाएगा वो आगे मूव नहीं होगा, मतलब आगे उसकी, क्योंकि आगे उसकी मूवमेंट कैसे होनी है, जैसे हमने अभी देखा कि आर्टरी से आ रहा है, फिर टिश्यूज में गया, फिर वहां से वो आगे फ्लो कर जाएगा ब्लड में, वेन्स में। तो ये जो मूवमेंट है ये यहां से ऐसे रुक गई, तो क्या है, यहां पर अमाउंट बढ़ जाएगा, लिम्फ का कंटेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या है, सुन्नपना महसूस होता है। तो हमारी जो लिम्फ है वो एक कलरलेस फ्लूइड है जिसका काम क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, दूसरा एक्सचेंज करवाना चीजों को बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। ठीक है, दूसरा हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में पढ़ा था, वहां पर भी क्या है, लैक्टेल्स बन रहे थे जो इंटेस्टाइनल विलाई में, मतलब कैपिलरीज, थिन कैपिलरीज वहां पर प्रेजेंट थी जहां पर फास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट हो रहा था। तो तीसरी चीज क्या कह सकते हैं हम, लिम्फ का रोल, इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब क्या है कि ब्लड, या हम कहें जो भी मीडियम किसी भी ऑर्गेनिज्म में फ्लो कर रहा है, लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, दैट एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर सब्सटेंसेस, वो एक्चुअल में फ्लो कैसे करता है। जैसे जब हम एनिमल किंगडम कर रहे थे वहां पर हमने दो टर्म्स करी थी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो हमारा सर्कुलेशन हो रहा है जिस चीज का, जैसे क्या सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड, तो ब्लड की मूवमेंट कैसे हो रही है, प्रॉपर चैनल्स में मूव हो रहा है या वो ऐसे ही मूव हो रहा है, जैसे हम कहें बाल्टी में से पानी ऐसे ही गिरा रहे हैं या हम पाइप के थ्रू गिरा रहे हैं। तो ऐसे ही गिराने का मतलब क्या है, दैट हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कोई चैनल्स नहीं बने हुए हैं कि यहां से ब्लड या जो भी मीडियम है वो ट्रांसपोर्ट होगा। या दूसरा हम बात करें कि जिनमें क्लोज्ड आ जाता है कि ब्लड एक प्रॉपर चैनल्स में ट्रांसपोर्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पाइप्स के थ्रू जब आप वाटरिंग करते हो, दैट इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब आप सिंपल बाल्टी से पानी स्पिल्ड कर देते हो तो दैट इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन में प्रेजेंट था, जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, आपके आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, आपके सिलेंड्रेट्स हो गए, आपके सिर्फ एनालिडा को छोड़कर जितने भी आपके इनवर्टेब्रेट्स हैं, दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि जितने भी कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स में हमने क्या पढ़ा था, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड पंप होता है बाय द हार्ट and circulated through a close network of blood vessels. blood vessels होता है। तो दो तरह का पाथवे है एनिमल्स में, ओपन एंड दी क्लोज्ड। फिर हमने वहां पर पढ़ा था कि
एवोल्यूशन के टाइम या जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो पंपिंग ऑर्गन है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग, कि जो हार्ट है, जैसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पंपिंग ऑर्गन की बात कर रहे हैं हार्ट, तो वो हार्ट किस तरीके का था, जैसे ऑल वर्टेब्रेट पोजेस ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, हार्ट पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन जितने भी लोअर थे जैसे फिशेज में केवल 2 चैम्बर्स थे, एक आर्ट्रियम और दूसरा क्या है वेंट्रिकल। ये हम डिटेल में अभी हार्ट का स्ट्रक्चर करेंगे। फिर हमने पढ़ा एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिर्फ क्रोकोडाइल ऐसा क्लास आ गई थी हमारी रेप्टाइल्स में जिनके पास क्या था 4 चैम्बर्ड हार्ट था। फिर उसमें क्या था, हमारे जितने भी बर्ड्स और मैमल्स थे दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट था। ठीक है, तो सर्कुलेशन ये क्या है, एडवांसमेंट हुई थी विद द एवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशंस होती गई। जैसे हम जो एनिमल्स हैं, जैसे हम बर्ड्स या मैमल्स, हम कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन होते हैं, जो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होते। जैसे हम सर्दियों में या गर्मियों में जो भी थर्मामीटर मुंह में लगाएंगे तो हमारा कांस्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस ही आएगा टेम्परेचर, ये नहीं है कि बढ़ जाएगा। व्हेन वी हैव ए फीवर देयर इज ए वेरिएशन, वो तो क्या है हमारा इम्यून सिस्टम की वजह से ऐसे हो रहा है। लेकिन जब नॉर्मल है हम, तो हमारा चाहे हम सर्दियों में चाहे गर्मियों में हमारे बाहर का टेम्परेचर अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का 37 ही रहता है। और सर्दियों में 5 डिग्री भी हो रहा है, 2 डिग्री भी हो रहा है, तब भी हमारा क्या रह रहा है 37। तो हमने अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखा हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड द टेम्परेचर। तो ऐसे एनिमल्स को क्या है, ऐसे करने के लिए कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, लगातार एनर्जी चाहिए। तो लगातार एनर्जी कब बन सकती है, जब लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, फ्री ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की सप्लाई तो फिशेज में भी हो रही है, लेकिन वो 2 चैम्बर की होने की वजह से क्या है, स्लो हो रही है। कैसे कि जब 2 चैम्बर हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी वहीं आ रहा है और ऑक्सीजन वाला भी, फिर वो दोनों मिक्स हो गए, फिर वो दोबारा कहाँ जाएगा, ब्लड गिल्स के पास जाएगा, फिर गिल्स उसको क्या है आगे भेजेंगे, बॉडी में भेजेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, पाथ क्या हो गया, लंबा हो गया, जिसकी वजह से क्या है ऑक्सीजन सेल्स तक लेट पहुंचेगी, एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास 4 चैम्बर हो गए हैं, दैट इज एवोल्यूशन। उनको बेटरमेंट बनाने के लिए, उनको एनर्जी बनाने के लिए उनके पास कैसे बने, 4 चैम्बर बने। और उन 4 चैम्बर होने से क्या फायदा हो गया उनको, उनके पास कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी हो रही है, क्योंकि देर इज ए कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, उसे हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।